Thank you for flying Cathay Pacific. हांगकांग जाने वाली एक भरी हुई फ्लाइट अचानक साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजरते हुए मुसीबत में पड़ गई। ये आखिर हो क्या रहा? Engine 2 stall? ग्राउंड पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही इंजन का सहारा था। फिर हालात बिगड़ते गए। दोनों इंजन बंद पड़ गए थे। दिस इज नॉट फेयर। अप्रोच, मेडे, मेडे, मेडे। Damn it! 309 पैसेंजर्स वाले 200 टन का एक जेट बड़े हादसे की तरफ बढ़ता जा रहा था। आई फेल्ट फियर। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इस एयरक्राफ्ट की पानी में डिचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन तभी कैप्टन एक बेहतर रास्ते के साथ आगे बढ़े। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानों पर आधारित एक सच्ची घटना है। डेडली डिसेंट, सीट बेल्ट प्लीज। अप्रैल 13, 2010। कैथी पैसिफिक फ्लाइट 780 साउथ चाइना सी से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। This is your captain speaking. हम जल्दी ही हांगकांग में लैंड करने वाले हैं। थोड़े बहुत बादलों के साथ तापमान 29 डिग्री है, तो दिन बढ़िया होने वाला है। कैथी पैसिफिक में उड़ान भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन मैल्कॉम वॉटर्स और उनका क्रू इंडोनेशिया से हांगकांग का 4.5 घंटे का सफर पूरा करने वाला है। 30 मिनट में ही टच डाउन होने वाला है। वो अच्छी सुबह थी, साफ आसमान, हल्की हवा, फ्लाइंग के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। कैप्टन वॉटर्स और उनके फर्स्ट ऑफिसर डेविड हेहो दूसरी बार ही साथ में उड़ान भर रहे थे। So, तुम हांगकांग में कब से रह रहे हो? 12 साल। जब मैं 23 का था तब यहाँ आ गया था। वॉटर्स कैथी पैसिफिक के यंगेस्ट कैप्टन्स में से एक थे। हेहो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एक्स फाइटर पायलट थे। तो F-18 को फ्लाई करना कैसा लगा? वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन इन फ्लाइट सर्विस टेरिबल है। फ्लाइट 780 सुरबाया इंडोनेशिया से शुरू होती है और 3,200 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरकर हांगकांग पहुंचती है। एयरबस A330 में 2 ताकतवर रोल्स रॉयस ट्रेंट 700 इंजन्स हैं और फ्लाइट ऑपरेशन के हर पहलू को संभालने के लिए एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं। उनमें जो इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्सिटी है और इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो साइंस है, वो वाकई में कमाल की मशीन्स हैं। सीट बेल्ट प्लीज। मैडलिन एविसाडो इन फ्लाइट सर्विस मैनेजर हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन 10 क्रू मेंबर्स के काम को देखना था जो 309 पैसेंजर्स के लिए मौजूद थे। हम अपना काम कर रहे थे और लैंडिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। इट वॉज ए नॉर्मल फ्लाइट। हांगकांग एयरपोर्ट से लगभग 264 किलोमीटर की दूरी पर एयरबस ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड छोड़कर नीचे उतरना शुरू कर दिया। Air speeds 295 knots, rate of descent 700 feet per minute. It's looking good. एयरक्राफ्ट एकदम ठीक चल रहा था और तभी कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है? Strange. मुझे वो एक छोटे से धमाके की आवाज जैसी लगी और एयरफ्रेम कांप गया। तो इसके बाद डेविड और मैंने एक दूसरे को देखा। वो सच में काफी अजीब था। फ्लाइट कंप्यूटर पायलट्स को गड़बड़ी की चेतावनी दे रहा था। चलो देखते हैं ये क्या बता रहा है। Engine 2 stall. प्लेन का मॉनिटरिंग सिस्टम बता रहा था कि राइट इंजन यानी इंजन नंबर 2 में कोई परेशानी थी। कैप्टन वॉटर्स समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंजन के साथ क्या हुआ है, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम से कोई अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। तो जब हम पैरामीटर्स चेक कर रहे थे तो वो हमें एकदम नॉर्मल लग रहे थे।
ओके, थ्रस्ट लीवर नंबर 2 कंफर्म। कंफर्म। मामले की वजह न पता चल पाने पर कैप्टन वॉटर्स ने इंजन की पावर को घटाकर उसे आइडल कर दिया ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। आइडल। ये पावर का शायद सबसे कम लेवल होता है ताकि वो लगातार चलता भी रहे। इसका असर तुरंत देखने को मिला। इंजन से आने वाली आवाज तुरंत बंद हो गई। दैट्स बेटर। हर तरह की परेशानी खत्म हो गई थी। हमें फ्यूल फ्लो मिल गया, हमें रोटेशन भी मिल गया था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि इंजन आइडल पर था, इसलिए वो किसी तरह का थ्रस्ट नहीं दे रहा था। वो हांगकांग पहुंचने के लिए अब सिर्फ दूसरे इंजन पर ही रिलाय कर सकते थे। सिंगल इंजन के साथ अप्रोच करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसकी कई बार प्रैक्टिस की थी सिमुलेटर में। एयरक्राफ्ट सर्टिफाइड था एक इंजन पर भी उड़ान भरने के लिए। हांगकांग कैथी 780 पैन 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 पैन। क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने हाल के बारे में बताया। पैन 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 पैन। सर, हमें पैन पैन कॉल आया है। हमने डिक्लेयर कर दिया था पैन, जो होती है एक तरह की फर्स्ट लेवल अर्जेंसी। हम इस वक्त इंजन 2 को आइडल थ्रस्ट पर चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सब नॉर्मल है। कैथी 780 रॉजर योर पैन। अगर हमें प्रायोरिटी मिल जाए, थैंक्स। जब आप पैन डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये पता है कि हमें जमीन पर जल्दी उतरने के लिए मदद चाहिए, और ये उनको इस बात की अथॉरिटी देता है कि वो हमारे रास्ते में आने वाले लोगों को हटा सकें। कैथी 780 अंडरस्टूड। कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट मान ली। हमें आने वाली फ्लाइट से पैन पैन कॉल आया है। प्लीज इमरजेंसी सर्विसेज को स्टैंड बाय पे रखिए। एयरपोर्ट फायर फाइटर्स ने रनवे के पास तेजी से पोजीशन ले ली। फ्लाइट 780 हांगकांग एयरपोर्ट से 184 किलोमीटर दूर है। प्लेन अगले 22 मिनट में जमीन पर उतरने वाला है। लैंडिंग होने वाली है। प्लीज ट्रे टेबल्स बंद कर दें और अपनी अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ जाएं। इन फ्लाइट सर्विस मैनेजर जब प्री लैंडिंग अनाउंसमेंट कर रहे थे तब बीच में कैप्टन का कॉल आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैट्स, इंजन नंबर 2 में हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मैं चाहता हूँ कि आप केबिन से उस पर नजर रखें। रॉजर। उन्होंने इंजन नंबर 2 को चेक करने की रिक्वेस्ट की। क्या मुझे कुछ भी गड़बड़ या किसी तरह के धुएं की स्मेल आ रही थी? तो मैंने इंजन को चेक किया और वो पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी अजीब नहीं था। पायलट्स ने एयरबस को सिर्फ एक ही इंजन के साथ लैंड करने का फैसला किया। मैं लैंडिंग करने वाला हूँ। समझ गया। कंट्रोल तुम्हारे पास है। यप। यहां से आगे कैप्टन वॉटर्स ही प्लेन उड़ाने वाले थे। आई हैव कंट्रोल। किसी भी तरह की इमरजेंसी में सबसे सीनियर क्रू मेंबर के हाथ में कमान होती है, और अब वाकई में मुझे वो करना था जिसे करने के लिए मुझे ट्रेन किया गया था। तो अब ये एक नॉर्मल डे नहीं रह गया था, और अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। लैंडिंग की तैयारी पूरी हो गई थी। इंजन 1 स्टॉल। इंजन 1 स्टॉल कंफर्म्ड। ये एक चेतावनी थी। मॉनिटरिंग सिस्टम ने उनको बुरी खबर दे दी। वो अपना दूसरा इंजन भी खो चुके थे, जिसके भरोसे वो प्लेन को हांगकांग पहुंचाने की सोच रहे थे। अब हमारे दोनों इंजन बंद पड़ चुके थे। ये अच्छा नहीं था। कैथी पैसिफिक फ्लाइट 780 का क्रू अब अपना आखिरी इंजन भी खो चुका था। हम इस इंजन के भरोसे थे कि वो हमें सेफली नीचे उतरने में मदद करेगा, और अब उसमें भी बिल्कुल दूसरे वाले इंजन की तरह ही सिम्टम्स और नॉइजेस और साउंड सुनाई दे रहे थे। अगर वो उसे ठीक करके नहीं चला पाए तो प्लेन एक बहुत बड़े हादसे की ओर बढ़ रहा था। इंजन 1 टू आइडल।
मॉनिटरिंग सिस्टम ने क्रू को खराब हुए इंजन नंबर 1 को आइडल में रखने के लिए कहा था। ठीक इंजन नंबर 2 की तरह ही वो भी अब चल तो रहा था, लेकिन किसी तरह का थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहा था। डैम इट, हमारा डिसेंट रेट सही नहीं लग रहा है। बगैर थ्रस्ट के वो हांगकांग या किसी दूसरे एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। अभी भी 96 किलोमीटर बाकी है, बहुत दूर है। हमें अभी भी लगभग 96 किलोमीटर समुद्र पार करना था। एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा था, वो भी लगभग 1300 फीट पर मिनट की स्पीड से। सी लेवल पर आने से पहले हमारे पास 5 या 6 मिनट थे। मुझे डर लग रहा था, और डर लगने पर जो भी इंसानों के साथ होता है वो सब कुछ हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पेट में अजीब सा लगने लगा था और मेरा मुंह पूरी तरह सूख गया था। ये भरोसा नहीं हो रहा था कि हम पानी में जाने वाले थे। ऐसा नहीं हो सकता है। कैबिन में जरूरत से ज्यादा शांति थी। पैसेंजर्स को पता भी नहीं था कि वो किस खतरे का सामना कर रहे थे। सब कुछ शांत था। उनके लिए सब कुछ पहले जैसा ही था। वो शॉक लगने का शुरुआती पल था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। बगैर पावर के हांगकांग न पहुंच पाने की वजह से पायलट्स अब साउथ चाइना सी में इमरजेंसी लैंडिंग या डिचिंग करने के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें क्या लगता है? मैं डिचिंग चेकलिस्ट देखता हूँ। गुड आइडिया। मैंने चेकलिस्ट प्रोसीजर को पूरा करने की सलाह दी ताकि डिचिंग की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा सके। बैठे रहने की वजह से मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल गया था। कैप्टन वॉटर्स ने एक बार फिर थ्रॉटल्स की कोशिश की। उन्होंने इंजन 2 की पावर को बढ़ाया। फिर पहले इंजन की पावर भी बढ़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इंजन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वो बस आइडल बने हुए थे। डैम इट। मैं मेडे कॉल करने जा रहा हूँ। डू इट। अप्रोच मेडे मेडे मेडे। कैथी 780 के इंजन 1 और इंजन 2 दोनों बंद हो गए हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने ज्यादा अर्जेंट और परेशानी वाला डिस्ट्रेस कॉल किया। फिलहाल हमें लोअर डिसेंट की जरूरत है। हम ग्लाइड को बढ़ा रहे हैं और रीलाइट्स की कोशिश कर रहे हैं। कैथी 780, descend to 3000 feet. रेडियो पर मेडे कॉल करने के बाद आपको लगता है कि वाकई में अब मामला सीरियस हो गया है। आपके पास जो आवाज आती है वो बताती है कि ये बात ध्यान खींचने के लिए है, क्योंकि आप हर समय ये शब्द नहीं सुनते हैं। Restarting number 2. RAM air turbine on. डिचिंग चेकलिस्ट करने के बीच में Engine 2 select ignition. मेरी कोशिश थी कि इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में हम ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये अभी भी आइडल है। अब पायलट्स डिचिंग करने के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल यूएस एयरवेज एयरबस न्यूयॉर्क की हडसन रिवर पर लैंड हुआ था और किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। कैप्टन चेस्ली सली सलनबर्गर रातों रात हीरो बन गए थे। सली इंसिडेंट किसी एयरलाइनर के लिए पहली बार एक सक्सेसफुल डिचिंग थी, जिसने ये बता दिया था कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन साउथ चाइना सी में गिरते हुए फ्लाइट 780 का क्रू उससे कहीं ज्यादा बड़े जोखिम का सामना कर रहा था। बड़ी लहरें। ये साउथ चाइना सी है, हडसन रिवर नहीं है। समुद्र बहुत रफ लग रहा था, उसमें ढेर सारा झाग उठ रहा था। 1 से 2 मीटर ऊंची लहरें थी। मुझे लगा कि हमारा इंजन 2 बड़े स्कूप की तरह एक्ट करेगा और एयरक्राफ्ट बुरी तरह से नीचे उतरेगा और शायद इसका नतीजा कार्ट व्हीलिंग हो सकता है और प्लेन टूट सकता है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोनों पायलट्स जानते हैं कि उनका वक्त बीतता जा रहा है। कैथी पैसिफिक फ्लाइट 780 के अब दोनों इंजन्स बंद पड़ चुके थे।
प्लेन में सवार पैसेंजर्स इस बात से अनजान थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में हैं और साउथ चाइना सी में डिचिंग से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। कैप्टन वॉटर्स ने एयरक्राफ्ट का मैनुअल कंट्रोल संभाला ताकि प्लेन की सेफ वाटर लैंडिंग कराई जा सके। फ्लाइट डायरेक्टर को बंद कर रहा हूं, अब मैनुअली उड़ाते हैं। Roger that. तो मैंने एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरिंग शुरू की ताकि उसे बादलों से हटा सकूं और समुद्र देख पाऊं और ये समझ पाऊं कि एयरक्राफ्ट को कहां ले जा सकता हूं। तभी कैप्टन वॉटर्स को एक आइडिया आया। ओके, स्लो मूवमेंट्स की कोशिश करते हैं। धीरे जाओ, फ्यूल आसानी से जाए, आराम से। मैंने देखा मैल्कम इंजन 1 के थ्रस्ट लीवर के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं थ्रस्ट लेवर के साइड को बस धीरे धीरे मिलीमीटर में खिसका रहा था। हर बार जब मैं उसे सरकाता वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाता था। स्लोली स्लोली। हैरानी की बात थी कि इसका असर हो रहा था। इंजन 1 में रोटेशन बढ़ रहा है। ये काम कर रहा है। फैन की रोटेशन बढ़ती जा रही थी, फ्रॉम 28% to 29 to 30 to 32, और मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे बहुत आराम से ऊपर करता जा रहा था। देखते हैं कितना आगे बढ़ा सकते हैं। वो सोच रहे थे कि क्या वो इंजन को फुल पावर दे पाएंगे। मैंने थ्रस्ट लेवर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। हमें लहरों और दूसरी उठापटक का शोर सुनाई देने लगा और जल्दी से मैंने थ्रस्ट लेवर को वहीं पर सेट कर दिया जहां पर वो पहले से था। वॉटर्स ने अंदाजा लगाया कि इंजन 74% पावर से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। 74%। हमें इसी पे काम करना होगा। हमें वो थ्रस्ट सेटिंग मिल गई थी जिस पर हम उड़ाने के लेवल पर तो रह ही सकते थे। हम और ज्यादा नीचे नहीं जा रहे थे और ये सबसे ज्यादा राहत की बात थी मेरे लिए। तुमने देखा? Altitude is holding. Fantastic. Okay, approach preparation. Cockpit prepared. Loose items secured. उन्हें हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए सिर्फ एक इंजन की ही जरूरत थी। Visual 07 left. मैं जानता था कि हम हांगकांग में उतर जाएंगे और ये बहुत ही साफ था कि हमारे पास अब उतनी एनर्जी थी कि हम लैंड करने की हालत में पहुंच गए थे। Track 073. चेक। अब हम लैंडिंग कर सकते थे जो बिना किसी शक के डिचिंग से बेहतर थी। लेकिन कैप्टन वॉटर्स को अभी भी उस इंजन के साथ प्लेन को सेफली लैंड करवाना था जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि इंजन 1 उन्हें कितनी देर तक थ्रस्ट देने वाला था। एक इंजन तो काम कर रहा था लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा था कि हम किसी भी वक्त वापस आइडल थ्रस्ट पर आ जाएंगे। सेफेस्ट प्लान ये था कि प्लेन को जमीन से 5500 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाए और फिर इंजन का पावर कम करें ताकि लैंडिंग के लिए स्पीड और एल्टीट्यूड को कम किया जा सके। वो 5 मिनट से भी कम पर जमीन में हो सकते हैं। हम ठीक ठाक ऊंचाई पर बने रहना चाहते थे ताकि हम ग्लाइड करने की पोजीशन पर बने रहें। Let's do this. इंजन 1 प्लेन को वहां तक ले आया था जहां तक जरूरत थी। कैप्टन वॉटर्स स्पीड कम करने के लिए उसे वापस खींचकर आइडल पर ले आए। मैंने थ्रस्ट लेवर को बंद किया और अपनी अप्रोच को शुरू किया अराइवल के लिए। 230 knots. We are at 3 miles. Checked. अगर सब कुछ ठीक चला तो 4 मिनट से भी कम वक्त में उन्हें रनवे पर होना चाहिए, लेकिन प्लेन को जमीन पर उतारने के लिए उनके पास सिर्फ एक चांस होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनके पास इतनी थ्रस्ट नहीं होगी कि वो वापस चक्कर लगा पाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे इंजन में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अपनी सीट पर रहिए और सीट बेल्ट लगा कर रखिए और अपने क्रू मेंबर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए।
cabin crew to landing stations. Okay, flaps 1. Thanks. Okay, flaps 1. Gear down. Gear down. क्रू ने फ्लैप्स और लैंडिंग गियर खोल दिए ताकि लैंडिंग के लिए तैयार हुआ जाए। सिर्फ 8 किलोमीटर जाना बचा था। कैथी 780, आपको एयरफील्ड नजर आ रही है? Cathay 780. Positive. हांगकांग एयरपोर्ट पर 2 पैरेलल रनवेज हैं। ये शहर के वेस्ट में एक आइलैंड पर बना हुआ है। कैथी 780, आपकी अप्रोच के लिए दोनों रनवे अवेलेबल हैं। क्रू दोनों में से किसी भी रनवे पर लैंड कर सकता है। एयरबस हांगकांग एयरपोर्ट की ओर अपनी फाइनल अप्रोच के लिए मुड़ा। कैप्टन वॉटर्स को भरोसा था कि वो प्लेन को सेफली जमीन पर उतार सकते हैं। Auto brake. Lower it. Final items. Okay. टचडाउन में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। हम बहुत तेज हैं। वो एक ओवर स्पीड की वार्निंग थी, एक ऐसा सिग्नल कि एयरक्राफ्ट काफी तेज उड़ रहा था। स्पीड उस स्पीड के करीब भी नहीं थी जो कि इंडिकेट की जा रही थी और जिसे लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें असल में करनी चाहिए थी। कैप्टन वॉटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको धीमा हो जाना चाहिए था। उन्होंने कंट्रोल को रीचेक किया। वो सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था और मैं बहुत बेचैन हो गया कि चीजें एक बार फिर मेरे हाथ से निकलती जा रही थी। कुछ तो ऐसा था जो मैं मिस कर रहा था। तभी उन्होंने देखा। मेरी नजर गेज पर पड़ी और मेरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। इंजन नंबर 1, जिसके थ्रॉटल को उन्होंने थोड़ी देर पहले ही पीछे किया था, वो अभी 74% पावर पर ही चल रहा था। हाई थ्रस्ट यानी सेफ लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा। मुझे फिर से वो पहले वाली फीलिंग आ रही थी, डर और गुस्सा। वो बहुत ही डराने वाला पल था। दोनों इंजन्स में हो रही परेशानी का सामना कर रहे फ्लाइट 780 के क्रू के सामने अब रनवे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मुसीबत खड़ी हो गई थी। Speed checked. 240. 800 feet. सेफ और स्मूथ लैंडिंग के लिए जिस इंजन को उन्होंने आइडल पर रखा हुआ था, वो अभी हाई स्पीड पर चल रहा था। इसका नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता था। 500. मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि कहां एक तरफ हम ऐसे हाल से निकले जहां हम टिचिंग के बारे में सोच रहे थे और अब मेरा एक इंजन हाई थ्रस्ट पर अटक कर रह गया था। घूमकर वापस आने का चारा नहीं होने की वजह से वो प्लेन को हाई स्पीड पर लैंड करने का जोखिम लेने जा रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि प्लेन को पानी के अंदर जाने से पहले ही रनवे पर उतार लिया जाएगा। रनवे बस 12,500 फीट ही बचा है मैल। चेक। हम ये तो पता नहीं कर सकते थे कि कितने लैंडिंग डिस्टेंस की जरूरत है। जो स्पीड और वेट हमारे पास था उसके हिसाब से चार्ट किसी काम का नहीं था। 400 फीट। जितना हम उसे टालते उतनी ही ज्यादा अजीब बातें सामने आती जा रही थी। हमारे पास जमीन पर पहुंचने का बस एक ही मौका था और हम ये मौका चूक नहीं सकते थे। उनकी स्पीड नॉर्मल से 100 नॉट्स ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि फ्लाइट कंप्यूटर ये नहीं समझ पाया कि पायलट्स लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पायलट के लिए वार्निंग थी कि तुम एयरक्राफ्ट को मुसीबत में डाल रहे हो और इसी वजह से ये वार्निंग काफी लाउड थी और मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और जो मैं करने की कोशिश कर रहा था उस पर फोकस किया। तुम ध्यान मत दो। कैप्टन वॉटर्स ने नोज को नीचे किया और एयरबस को रनवे की तरफ कर दिया। एयरक्राफ्ट लैंड नहीं होना चाहता था और मैं सोच रहा था वाओ दिस इज इट बिकॉज़ इट वाज वेरी वायलेंट। मुझे लगा हम क्रैश होकर टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं।
रेस। मैं विंग को काफी ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो रनवे को हल्का सा ही छू पाए और मैं उसे कंट्रोल में ले पाऊं। वी आर डाउन। आखिरकार एयरक्राफ्ट पूरी तरह जमीन पर आ गया। फुल रिवर्स। क्रू ने एयरबस को धीमा करने के लिए उसके इंजन पर रिवर्स थ्रस्ट लगाया और साथ में पूरी ताकत से ब्रेक भी लगा दी। मैंने जल्दी से ब्रेक को पूरी तरह दबा दिया और उसे दबाए रखा। No number 2 reverse, no diesel. लेकिन थोड़ा बहुत काम करने वाले सिर्फ एक ही इंजन के साथ उनके पास सिर्फ एक ही थ्रस्ट रिवर्सर था और वो अब भी रनवे से बाहर निकल सकते थे। मुझे नहीं लगा था कि हम उसे रोक पाएंगे। एयरबस रनवे के आखिर के करीब आता जा रहा था। मैं डिसेलरेशन रेट को देखकर अंदाजा लगा सकता था और मुझे ये लगने लगा था कि अरे हम ये कर सकते हैं। आखिरकार एयरक्राफ्ट पानी के किनारे से थोड़ी ही दूरी पर आकर रुक गया। उन्होंने रनवे का 8800 फीट से भी ज्यादा एरिया इस्तेमाल किया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। We made it. Nice one. एक बार जब एयरक्राफ्ट रुका तो बस यही बात दिमाग में थी कि ये हमारे साथ आखिर हुआ क्या। एक बहुत बड़ी राहत मिली। बस इस बात की खुशी थी कि हम घर जाने वाले हैं और अपने परिवार से मिलने वाले हैं। तमाम तरह की दिक्कतों के बाद फ्लाइट 780 सेफली लैंड हो चुकी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। व्हील टेम्परेचर चेक करो। हमें इसे जल्दी ही इवैक्यूएट करना होगा। गेट द चेकलिस्ट। क्रू को चिंता थी, बहुत तेजी से ब्रेक लगाने की वजह से व्हील बहुत गर्म हो सकते हैं। दोनों 1000 डिग्री टच कर रहे हैं। उनका अंदाजा सही था। ओह माय गुडनेस, हम आग में घिरने वाले थे। हमें सभी को प्लेन से बाहर करना होगा। दिस इज द कैप्टन। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट। सब कुछ छोड़ दीजिए और इस तरफ आइए। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। इसके अलावा पैसेंजर्स और क्रू सेफली बाहर निकाल लिए गए। जब जमीन पर खड़े होकर मैंने पलटकर एयरप्लेन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा था। स्टीम और स्मोक निकल रहा था। फायर सर्विस व्हील्स पर पानी डाल रही थी और पैरामेडिक्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया था और लोगों को स्लाइड के बॉटम से दूर ले जाया जा रहा था। 1 घंटे के अंदर ही हांगकांग के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एन एवंस एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर थी जो ब्रिटिश एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में काम करती थी। उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया क्योंकि एयरबस के ट्रेंट 700 इंजन्स ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस ने बनाए थे। ये ट्रेंट 700 बहुत कॉमन इंजन है जो पूरी दुनिया में कई एयरप्लेन में लगा हुआ है। तो अगर इसकी किसी खास डिजाइन में कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी तो हमें इसे जल्दी ढूंढना था। हमारे पास ये जानकारी है कि फ्लाइट 780 के इंजन्स ने थ्रॉटल कमांड्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलकर उन क्लूज पर चर्चा की जो उनके पास थे। ये अजीब बात है, दोनों इंजन्स बंद पड़ गए हैं। वो इस बात से उलझन में थे कि एक ही तरह की खराबी ने दोनों इंजन्स पर एक के बाद एक असर डाला था। ये कम ही होता है कि वो 2 सिस्टम एक ही साथ फेल हो गए हों, वो भी तब जब इंजन्स को बहुत ही केयरफुली बनाया गया हो सकता है इसकी वजह इंजन हो ही ना। ये भी हो सकता है कि इसकी वजह इंजन हो ही ना। इस तरह के क्रिटिकल सिस्टम्स एक साथ फेल नहीं होते। इस परेशानी की जड़ में कोई बहुत गहरा राज छुपा हो सकता है। हांगकांग में इन्वेस्टिगेटर्स कैथी पैसिफिक फ्लाइट 780 के दोनों इंजन्स खराब हो जाने की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे।
उन्होंने एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से से ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हासिल किया। इसमें फ्लाइट के वक्त प्लेन के लगभग हर फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में एयरक्राफ्ट के अंदर का डेटा अहम होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्डर से डेटा अपलोड किया। हमें थ्रॉटल पोजीशन और फ्यूल फ्लो देखने की जरूरत है। डिवाइस 359 डेटा पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। उन्होंने A330 के इंजन फंक्शंस पर ध्यान दिया। स्टॉप, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? तभी उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। थ्रस्ट लीवर्स मूव कर रहे हैं लेकिन फ्यूल फ्लो एकदम फ्लैट है। जब पायलट्स ने इंजन में पावर को रिस्टोर करने के लिए थ्रॉटल को अप किया, उस वक्त फ्यूल फ्लो पहले जैसा ही था। उन्होंने थ्रस्ट कमांड्स दिए लेकिन उस समय दोनों ही इंजन से किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इसकी वजह क्या थी। इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाहते थे कि कहीं फ्यूल फ्लो की परेशानी फ्लाइट 780 के इंजन में गड़बड़ी की वजह तो नहीं बनी। थैंक यू। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से उनको प्रॉब्लम के बारे में जानने में मदद मिली, लेकिन वजह की तह तक जाने के लिए उन्होंने ऑन बोर्ड डेटा के दूसरे सोर्स की तरफ रुख किया। इंजन 2 कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट। इसके मुताबिक VSV जैम था। इसे पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट कहते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम में जो एरर मैसेजेस आते हैं, उनके अंदर तक का डेटा इसमें मौजूद रहता है। ये ट्रबल शूटिंग के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो प्लेन की देखरेख करने वालों को ये बताती थी कि एयरक्राफ्ट में कोई परेशानी है। किसी चीज ने वॉल्व को स्लो कर दिया था। एन एवंस ने जाना कि फ्लाइट की शुरुआत में ही कंप्यूटर्स ने फ्यूल सिस्टम के अहम हिस्से मेन मीटरिंग वाल्व में प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया था। तो जो वार्निंग आ रही थी वो वार्निंग इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले मेन मीटरिंग वाल्व के लिए आ रही थी। मेन मीटरिंग वाल्व एक पिस्टन का बना होता है जो एक सिलेंडर के अंदर स्लाइड होता है। जब पायलट थ्रस्ट लीवर को हिलाते हैं तो ये A330 के टर्बो फैन इंजन्स में जाने वाले फ्यूल के फ्लो को घटाता या बढ़ाता है। वो वाल्व हिल नहीं रहा था और किसी भी कमांड पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मीटरिंग वाल्व में आई खराबी को ठीक से समझने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे रोल्स रॉयस में जांच के लिए भेजा। इस तरह के कंपोनेंट्स को किस तरह खोला जाता है, हमें यूके में इसमें खास एक्सपर्टीज हासिल थी और हमने मीटरिंग वॉल्व की आउटर स्लीव को आधा काटा, ये देखने के लिए कि मीटरिंग वॉल्व के अंदर क्या था। वाल्व को समझने के लिए उसे काटा गया। ये नॉर्मल नहीं है ना? और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक अजीब सफेद पाउडर जैसी चीज ने वाल्व को ढक रखा था। जो हमने देखा वो बहुत ही बारीक पाउडर की तरह लग रहा था, कास्टर शुगर से भी ज्यादा बारीक, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स। टेक्नीशियंस ने उस सफेद पाउडर को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा। सामने आया कि वो छोटे छोटे स्पेयर्स से बना था जो वाल्व की मेटल वाल्व में फंसी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने और गहराई से देखा कि कहीं पाउडर फ्यूल सिस्टम के किसी दूसरे हिस्से में तो नहीं मौजूद था। हमने जल्द ही फ्यूल टैंक तक में उन छोटे टुकड़ों को ढूंढना शुरू किया तो फ्यूल सिस्टम और इंजन में भी कुछ हद तक कंटामिनेंट आ गया था, जिसे समझना हमारे लिए मुश्किल था। क्या फ्यूल सिस्टम में मौजूद ये अजीब से पार्टिकल्स ये बता सकते थे कि आखिर क्यों पायलट्स को इंजन पावर कंट्रोल करने में परेशानी हो रही थी? मीटरिंग वॉल्व इस मटेरियल से पूरी तरह भर सा गया था जिससे उस पर कीचड़ जैसा कुछ जम गया था और इसी वजह से वो करंट पोजीशन में फंस गया। इन्वेस्टिगेटर्स को इस स्ट्रेंज सब्सटेंस के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत थी। इस पर्टिकुलेट को फ्यूल सिस्टम और इंजन के अलग अलग एरिया में देखने के बाद हमारा पहला थॉट यही था कि आखिर ये है क्या? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी ने मटेरियल की केमिकल जानकारी का खुलासा किया। जांच में पता चला कि यह पाउडर एक तरह का सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर यानी SAP था।
जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक जेल के रूप में बदल जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पानी सोखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसने हमें एक सुराग दिया कि ये कहां से आया होगा। इन्वेस्टिगेटर्स जानते थे कि ये पाउडर रिफ्यूलिंग ट्रक्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक्स में पानी को जाने से रोका जा सके। रिफ्यूलिंग ट्रक्स जमीन के अंदर बने हुए टैंक से फ्यूल निकालते हैं और ट्रक में लगे फिल्टर के जरिए वो एयरक्राफ्ट में जाता है। अगर फ्यूल में पानी चला जाए तो फिल्टर में मौजूद पाउडर उसे सोख लेता है और फिल्टर के अंदर ही जेल में बदल जाता है। तो सुपर एब्जॉर्बेंट पाउडर वाकई में बस पानी को सोखने के लिए रहता है और इस तरह से ये पक्का किया जाता है कि हम टैंक्स में मौजूद पानी से एयरक्राफ्ट को बचा रहे हैं। लेकिन पानी की वजह से बना जेल फिल्टर में रहना चाहिए था, उसे कभी भी फ्यूल में नहीं मिलना चाहिए था। पानी को फिल्टर करने के लिए इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत आम है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट में कैसे पहुंचा। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि फ्लाइट 780 के दोनों इंजन्स खराब होने की वजह सुराबाया एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक में मौजूद फिल्टर हो सकते थे। ये पता करने के लिए उन्होंने फिल्टर को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा। ये वाला कोलैप्स्ड लग रहा है। उन्हें पता चला कि फ्लाइट 780 को रिफ्यूल करने आए ट्रक में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स में से एक टूटा हुआ था। फिल्टर्स की हालत बहुत अजीब लग रही थी। हम सभी क्रश्ड फिल्टर को देखकर हैरान थे क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और ये शायद इस बात की ओर इशारा करता है कि एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे कि क्या डैमेज हुए फिल्टर से फ्यूल में पाउडर चला गया था। उन्होंने फिल्टर मटेरियल की लेयर्स को अलग किया। हमने फिल्टर्स को डाइसेक्ट करने का बहुत थका देने वाला काम अपने ऊपर ले लिया था। सभी तरह की परतें जिन्हें डिजाइन ऐसे किया जाता है कि वो ना सिर्फ पानी को दूर रखें बल्कि कोई पर्टिकुलेट भी अंदर ना जा सके। उन्होंने फिर एक सैंपल की माइक्रोस्कोपिक जांच की। उनके सामने अब एक और गुत्थी थी। फिल्टर फाइबर्स के बीचों बीच स्फीयर्स से बने पाउडर में एक अजीब सी चीज थी। It looks like sodium crystals. स्पीयर्स पर सॉल्ट की लेयर थी। जब हमें पता चला कि इसमें सॉल्ट भी था तो ये बात हमें समझ ही नहीं आई क्योंकि सॉल्ट का फ्यूल में मिलना नॉर्मल बात नहीं है। क्या सॉल्ट वाटर फ्यूल सिस्टम में पहुंचा था? ये सीधा मैन्युफैक्चरर के पास से आया है। जवाब जानने के लिए कुछ और टेस्ट करने की जरूरत थी। इस बार एक नए फिल्टर की बारी थी। हम इस फिल्टर को टेस्ट करके देखना चाहते थे कि क्या हम ऐसे स्फीयर्स प्रोड्यूस कर सकते थे और इस तरह के स्फीयर्स को बनाने के लिए किस तरह की कंडीशन की जरूरत थी। उन्होंने फिल्टर को सॉल्ट वाटर के प्रेशर के सामने रखा। ये उतना ही प्रेशर था जितना फ्यूल ट्रक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कोशिश थी इस तरह की कंडीशंस बनाने की जैसे फ्यूलिंग की प्रोसेस के दौरान डिस्पेंसर में होती है। और उनको जल्दी ही जवाब भी मिल गया। Well, would you look at that? ये एक बड़ा खुलासा था। जब फ्यूल और सॉल्ट वाटर को फिल्टर से गुजारा गया तो इसका हाल वैसा ही हुआ जैसे सुराबाया में एयरपोर्ट फ्यूल ट्रक के साथ हुआ था। हम फ्यूल रिग पर फिल्टर को कोलैप्स करने में कामयाब रहे तो हम जान गए थे कि हम उन कंडीशंस को दोबारा बनाने के काफी करीब हैं जिसे हमने उस दिन देखा था। इससे भी जरूरी बात यह थी कि उन्होंने पाया कि टेस्ट फिल्टर ठीक वैसे ही स्फीयर रिलीज कर रहा था जो फ्लाइट 780 के फ्यूल सिस्टम में पाए गए थे। इंपॉर्टेंट ये था कि हम दिखा पाए कि हम स्फीयर्स जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को यकीन हो गया कि सॉल्ट वाटर ही फ्यूल फिल्टर्स के खराब होने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से फ्लाइट 780 के फ्यूल सिस्टम में पाउडर कंटामिनेशन हो गया था। लेकिन एक अहम सवाल अब भी बाकी था। आखिर सॉल्ट वाटर फ्यूल सिस्टम में आया कैसे? इन्वेस्टिगेटर्स ये जान चुके थे कि सुराबाया एयरपोर्ट पर डिपार्चर से पहले फ्लाइट 780 में
लगभग 24,000 किलोलीटर फ्यूल भरा हुआ था। ये जानना इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था कि किस तरह सॉल्ट वाटर फ्यूल सिस्टम में चला गया। जब उन्होंने सुराबाया एयरपोर्ट के फ्यूल हाइड्रेंट सिस्टम को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि सिस्टम समुद्र के करीब ही है। मार्च 2010, ये हादसे से कुछ दिन पहले की तस्वीर है। लगता है हमें जवाब मिल गया। उन्होंने पाया कि अंडरग्राउंड हाइड्रेंट सिस्टम को हाल ही में अपग्रेड किया गया था, जो फ्यूल को स्टोर करने के साथ ही पंप ट्रक तक उसे पहुंचाता भी है। कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्यूल पाइप्स खुले रहते थे और शायद ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में भी। हाइड्रेंट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता था और इन्वेस्टिगेशन टीम को शक था कि ऐसा कोई मौका आया होगा जब सॉल्ट वाटर हाइड्रेंट सिस्टम के अंदर आ गया हो। अगर तब पाइप्स को ठीक से फ्लश नहीं किया गया तो सॉल्ट वाटर तब भी प्रेजेंट रहेगा जब आप एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करेंगे। अब इन्वेस्टिगेटर्स जान चुके थे कि कैथी पैसिफिक फ्लाइट 780 के साथ क्या हुआ था। अंडरग्राउंड फ्यूल सप्लाई सॉल्ट वाटर से मिलकर कंटामिनेटेड हो गया था और फिल्टर टूट गया था, जिससे पाउडर फ्यूल में मिल गया था। पाउडर ने मीटरिंग वाल्व्स को जमा दिया था, जिसकी वजह से सही क्वांटिटी में फ्यूल इंजन्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। इंजन 1 स्टॉल। फ्यूल कंटामिनेशन हो गया था और पूरे फ्यूल सिस्टम में ये कंटामिनेशन पहुंच गया और इसने दोनों मेन मीटरिंग वाल्व्स पर जैसे काबू कर लिया। कुछ ऐसे कि पायलट का इंजन्स के पावर पर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि कैप्टन वॉटर्स इंजन नंबर 1 में थोड़ा सा थ्रस्ट इसलिए ले पाए क्योंकि उसका फ्यूल मीटरिंग वाल्व पूरी तरह जाम नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत फ्यूल अब भी निकल पा रहा था। इंजन 1 की रोटेशन बढ़ रही है। ये काम कर रहा है। एक बार स्फीयर्स ने वाल्व को जैम कर दिया तो वो खुला ही रह गया। ब्रेस। एक्सपर्ट पायलटिंग से फ्लाइट 780 को स्टॉप पर सेफली पहुंचा दिया गया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। नाइस वन। आई थिंक क्रू ने कमाल का काम किया। ये ऐसी इमरजेंसी नहीं थी जिसकी ट्रेनिंग दी गई हो। हमें क्रू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में काम किया और वो तारीफ के काबिल हैं। एक्सीडेंट के बाद से एविएशन फ्यूल हैंडलिंग और स्टोरेज के नियमों को सुधारने की कोशिश की गई है। फिल्टर्स बनाने वाली कंपनी ने उन्हें रीडिजाइन किया है ताकि उन्हें टूटने और पाउडर से कंटामिनेटेड होने से रोका जा सके। अपनी बेमिसाल बहादुरी दिखाने के लिए मैल्कम वॉटर्स और डेविड हेहो को सिविल एविएशन का सबसे बड़ा सम्मान द पोलारिस अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। इट वॉज एन इनक्रेडिबल ऑनर। फेडरेशन ऑफ एयर पायलट्स ने ये अवार्ड दिया था, तो जब आपके साथी पायलट्स कह रहे हैं कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, तो हमें लगा कि शायद सच में कुछ अच्छा किया। वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड।